कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। विनय आनंद घर आने के बाद ईस्का के बारे में ही सोच रहे थे। आखिर ना चाहने के बावजूद भी मैं ईस्का के लिए इतना क्यों फिक्रमंद रहने लगा हूँ? क्या ईस्का मुझे अच्छी लगने लगी है? यदि हाँ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में आ सकती है जो पूरी तरह से मेरी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। लेकिन अगले ही पल वो चीखने लगे कि नहीं, कोई लड़की फिर से मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। मुझे इश्क नहीं हो सकता। मैं इस भयानक बीमारी को फिर से अपने गले से नहीं लगा सकता, चाहे जो भी हो जाए। फिर उनकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा आ गया, जो ना जाने कब से अपनी बहू के आने का सपना सजोए बैठी हुई थी। हालांकि उनके पिताजी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब वह अपने पड़ोसियों को अपने नाती पोतों के साथ बैठकर खेलते हुए देखते थे तो देखकर उनकी भी इच्छा बलवती हो उठती थी। किंतु विनय आनंद की जिद के आगे विजय आनंद और रश्मि आनंद ने हार मान ली थी, क्योंकि विनय आनंद ने जिंदगी में कभी भी शादी ना करने की कसम खा रखी थी। किंतु विनय आनंद आज सोचने पर मजबूर थे कि अगर उन्हें एक लड़की ने धोखा दे दिया तो ज़रूरी तो नहीं कि संसार की हर एक लड़की वैसी ही हो। यही सब सोचते सोचते विनय आनंद दिशा के बारे में भी सोचने लगे कि कैसे दिशा मेरी ज़िंदगी में हवा के एक झोंके की भांति आई थी, जिसे देखते ही मुझे लगा कि हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरी हमसफ़र जिसकी मुझे तलाश थी। दिशा से मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त ने एक पार्टी के दौरान करवाई थी, जहां दिशा को देखते ही मुझे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। धीरे धीरे मैं उसकी मत भरी आंखों में डूबता गया, उसके गेसों में उलझता गया, उसके बाहू पास में आबुद्ध होता गया। परंतु एक दिन जो मैंने देखा तो मुझे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दिशा मेरे उसी दोस्त के साथ प्यार की पेंगे बढ़ा रही थी और नशे में कह रही थी कि जानते हो अजीत, तुम्हारा वो दोस्त विनय भले ही इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का मालिक है, लेकिन प्यार के मामले में बिल्कुल अनाड़ी है। तुम्हारी जैसे बात उसमें कहाँ? कहकर दिशा ने अपने होठों को अजीत के होठों पर रख दिया और बोली, डार्लिंग चलो अंदर चलते हैं, तुमसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। ओके जानू, कहता हुआ अजीत भी दिशा की कमर में एक हाथ डालकर और एक हाथ दिशा के कंधे पर रखकर अंदर चला गया। मैं, विनय, उन दोनों को ये अश्लील हरकत करते हुए देखकर खून का घूंट पीकर रह गया। मेरे जी में आया कि अभी इस वक्त इन दोनों का खून कर दूं। फिर ना जाने कौन सी अदृश्य शक्ति ने मेरे बढ़ते हुए हाथों को रोक लिया। बाद में मुझे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी हैं और इतने दिन से मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। खैर, उस घटना ने मुझे दुखी तो बहुत किया, लेकिन मैंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। दिशा आई, बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, किंतु मैंने उसकी एक नहीं सुनी। सुनता भी कैसे? उसने विश्वास तो तोड़ा था मेरा, वो विश्वास जो अपने से ज़्यादा किया था मैंने उस पे, और बदले में सिर्फ प्यार की चाहिए था मुझे, लेकिन उसने तो मेरे विश्वास का ही खून कर दिया। फिर निकाल फेंका मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से, उसी तरह से जिस तरह से उसने मुझे धोखा दिया था। और फिर उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरी ज़िंदगी में आज के बाद कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी जो मेरी भावनाओं को क्षति पहुंचाएगी, आर्थिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर आज ना जाने क्यों भावनाएं फिर से प्रबल हो उठी हैं। घर आकर ईस्का विनय आनंद के बारे में ही सोच रही थी कि आखिर किस तरह के इंसान हैं विनय आनंद जी, विजय आनंद जी, और उनमें कितना फ़र्क है। दोनों नदी के दो किनारों की तरह एक दूसरे से कितने अलग हैं, जो कभी नहीं मिल सकते। इसका ये सोच ही रही थी कि तभी सुनंदा जी ट्रे में 2 कप चाय और कुछ नमकीन लेकर आ गई और इसका से बोली, लो बेटा चाय पियो और ये बताओ कैसा गुजरा आज का दिन। बहुत अच्छा रहा माँ, पर कहकर इसका रुक गई तो सुनंदा जी बोली, पर क्या बेटा, जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ। मैं तुम्हारी माँ होने के साथ साथ तुम्हारी दोस्त भी हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी कोई भी बात बेझिझक कह सकती हो। शायद तुम्हारी समस्या का मैं कोई उचित समाधान निकाल सकूं। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी माँ के गले में अपने दोनों हाथ डालकर प्यार से झूलते हुए इसका बोली, माँ हूँ तेरी,
तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती, चल अब बता भी दे। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई तो इसका बोली, माँ ये विनय आनंद जी जो हैं इनका व्यवहार मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो ये इंसान मुझे पूरा पागल लगने लगता है। अगर मुझे वो जॉब मिल भी जाती तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी भी या नहीं। देखो बेटा, हमें जल्दबाजी में किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। फिर तो अभी उस इंसान को जानती ही कितना है, 2 ही तो दिन हुए हैं तुम्हें वहाँ गए हुए। पर माँ, विजय आनंद जी को तो देखते ही मैं तुरंत समझ गई थी कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। फिर मैं यहाँ कैसे गलत हो सकती हूँ। देखो बेटा, ईश्वर ने हम सबको एक दूसरे से भिन्न बनाया है। यहाँ तक कि एक माँ की 2 संतानें भी एक दूसरे से भिन्न होती हैं। और फिर ये तो 2 माँओं की संतानें हैं जिनके पालन पोषण का ढंग अलग अलग रहा होगा। फिर इनमें भला समानता कैसे हो सकती है। हाँ, कुछ आदतें या गुण जरूर मिल सकते हैं। कहकर सुनंदा जी चुप हो गई तो इसका बोली, सच माँ, आप तो बहुत अच्छी फिलासफर हो। कहाँ से सीखा इतना सब कुछ। हर बात को आप इतने अच्छे से समझाती हैं कि ना समझने की तो कतई गुंजाइश ही नहीं होती। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी थोड़ी देर के लिए अपने अतीत की सुनहरी यादों में खो गई, जब वो कॉलेज के प्रांगण में विजय की बाहों में बाहें डालकर अपने सुनहरे भविष्य के सपने सजो रही थी। विजय एक मध्यम वर्गीय परिवार का बहुत ही साधारण युवक था, जो पढ़ाई में होशियार होने के साथ ही साथ बहुत ही शांत और मृदुल प्रकृति का था। कद यही कोई 5 फुट 11 इंच, रंग सांवला, आंखें बड़ी बड़ी, नाक थोड़ी मोटी पर चौड़ा माथा, सब मिलाकर चेहरे पर हमेशा एक मोहक मुस्कान लिए हर दिल अजीज था। कॉलेज में किसी से उसका कभी कोई विवाद नहीं होता था। यही वजह थी कि सुनंदा विजय की तरफ आकर्षित हो गई थी और विजय भी तो सुनंदा के साधारण नए नक्श पर मर मिटा था और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। पर इनके प्यार की भनक धीरे धीरे एक दिन सुनंदा के घर वालों को भी लग गई और फिर उस दिन सुनंदा के दादाजी ने तुगलकी फरमान ने तो सुनंदा की ज़िंदगी में सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसकी सुनंदा ने कभी सपने में कल्पना भी नहीं की थी। ठीक 4 दिन बाद सुनंदा की शेखर के साथ शादी हो गई और बुझे मन से सुनंदा शेखर की दुल्हन बन शेखर के घर चली आई। खाते पीते घर का लड़का था शेखर। ऐसे तो कोई ऐब नहीं था उसमें, पर एक ऐब था, दोस्तों के बहकावे में आकर कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। इसलिए शेखर के माता पिता ने उसे दिल्ली भेज दिया, जिससे उसका ये ऐब छुपा रहे, वरना उसकी शादी में मुश्किल हो सकती थी। लेकिन कहा जाता है कि शराब की लत ऐसी होती है कि जो इतनी आसानी से नहीं छूटती, कभी कभी तो ये जान लेकर ही छोड़ती है। शेखर के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसके खर्चे कम पड़ने लगे तो उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। अब तो सुनंदा भी आ चुकी थी उसकी ज़िंदगी में, जिससे कुछ दिन तो उसकी ये लत छुपी रही, किंतु धीरे धीरे सुनंदा को भी शेखर की इस आदत के बारे में पता चल चुका था। परंतु वो भी क्या करती, इस बीच वो एक बच्ची की माँ बन चुकी थी, शेखर को छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से उसके साथ परिस्थितियाँ भी कुछ और थीं। और फिर एक दिन अचानक शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से सड़क हादसे में हुई शेखर की मृत्यु ने तो जैसे उसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। परंतु किसी तरह से संभाला उसने अपने आप को, अपनी बेटी ईस्का के लिए, और आज भी उसी के लिए जी रही थी। वैसे जान भी तो इतनी आसानी से नहीं निकलती किसी के जाने के बाद, चाहे कोई कितना भी प्रिय क्यों ना हो। कोई ना कोई बंधन हमें बांधे रहता है इस संसार में जीने के लिए। सुबह के 7 बज रहे थे। इसका नींद में ही अपने आने वाले भविष्य के सपने सजो रही थी। तभी उसे लगा कि मोबाइल फ़ोन की घंटी बज रही है, लेकिन आलसवश उसने देखकर अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। तभी सुनंदा जी स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर बाहर आई। इसका को जगाते हुए बोली, बेटा कब से तेरा मोबाइल फ़ोन बज रहा है और तू है कि घोड़े बेच कर सो रही है। ला ये फ़ोन मुझे दे दे, मैं इसे अपने पास रखूँगी। कम से कम कोई ज़रूरी कॉल होगा तो उठा लूँगी। पता है, मैंने तुझे ये फ़ोन अपने कान की बालियाँ और अपना मोबाइल बेचकर इसलिए नहीं ख़रीदा था कि तू कोई ज़रूरी कॉल देखकर अनसुना कर दे। वो तो मैंने इसलिए ख़रीदा था कि जब तू घर से बाहर जाती थी तो मुझे बहुत टेंशन होती थी, वरना तू तो जानती है कि ये घर कितनी मुश्किल से चलता है।
सुनंदा जी बोले जा रही थी, लेकिन इसका तो गहरी नींद में सो रही थी। उसके ऊपर सुनंदा जी की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ठंडे पानी की कुछ बूंदें ने उसे नींद में जगा दिया और फिर वो अपने गालों को छूती हुई बोली, लगता है फिर बारिश शुरू हो गई है। जॉब लगते ही सबसे पहले मैं ये छत सही करवाऊंगी। इसका के इतना कहते ही सुनंदा जी बोली, छत तो तब सही करवाएगी जब तुझे जॉब मिलेगी। पता है उसके लिए सुबह उठना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वो तू तो करने से रही। पता है तेरा अलार्म कब से बज रहा है, मोबाइल पर फ़ोन आ रहा है, लेकिन तू है कि उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सुनंदा जी की बात सुनकर इसका बोली, तो उठा देती माँ। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे उठाया नहीं? कब से उठा रही हूँ तुझे, लेकिन तू उठे तब ना। और हाँ, कोई बारिश नहीं हो रही है, वो तो मैंने परेशान होकर तेरे ऊपर पानी के छींटे मारे थे। अच्छा, तो ये आपकी शरारत थी। मैं भी कहूँ कि इस मौसम में बारिश। अच्छा, मोबाइल फ़ोन दीजिए, देखो तो सही कि किसका कॉल था। ये लो, सुनंदा जी ने इसका को मोबाइल देते हुए कहा। इसका ने मोबाइल फ़ोन खोल कर देखा तो विजय आनंद की मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। सर का इस वक्त फ़ोन, ज़रूर कुछ बताने के लिए किया होगा। हे भगवान, सर ना जाने क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कहकर इसका परेशान हो रही थी। तो सुनंदा जी ने कहा कि एक बार तुम ही कॉल करके देख लो, क्या पता कोई ज़रूरी काम हो। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, एक काम कीजिए, आप ही फ़ोन करके कुछ बता दीजिए। जब इसका ने कहा तो सुनंदा जी ने कहा कि मैं भला क्या बताऊंगी, कुछ भी बता दीजिए माँ, लेकिन मैं अभी बात नहीं करूँगी, कहकर इसका ने मोबाइल फ़ोन अपनी माँ की तरफ बढ़ा दिया। सुनंदा जी ने तो फ़ोन ले लिया, किंतु आज कई सालों बाद किसी अजनबी से बात करने में उन्हें भी थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन अपनी हिचकिचाहट को छुपाते हुए उन्होंने कॉल किया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो जी बताइए। नमस्ते सर, मैं इसका की माँ बोल रही हूँ, आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया था। नमस्ते, अरे हाँ याद आया, मैंने ही फ़ोन किया था, पर किस लिए किया था याद नहीं है। लेकिन इसका कहाँ है, उससे बात कराइए मेरी। सर, इसका अभी नहा रही है, मुझे लगा कि कोई ज़रूरी कॉल है इसलिए मैंने मिलाया। हाँ ज़रूरी तो है, पर मैं इसका को ही बताना चाहता हूँ, वो निकल आए तो बोल दीजिए मुझे कॉल करे, कहकर विजय आनंद फ़ोन रखने ही वाले थे कि तब तक इसका आ गई और उसने अपनी माँ के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, हेलो गुड मॉर्निंग सर, मैं इसका बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैं आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आप बताइए आप कैसे हैं? सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, और हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद रुककर उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ये बताओ, कब से हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही हो तुम? कौन सी कंपनी सर? विजय आनंद की बात सुनकर इसका ने पूछा। तो क्या विनय ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? नहीं सर। ठीक है, मैं अभी बात करके देखता हूँ, कहकर विजय आनंद ने फ़ोन रख दिया। विजय आनंद जी से बात करने के बाद सुनंदा जी कुछ परेशान लग रही थी। उन्हें विजय आनंद जी की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ऊपर से नाम भी तो वही था, पर नाम के आगे आनंद नहीं जुड़ा हुआ था। नहीं, वो विजय नहीं हो सकता। कहाँ एक साधारण फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला विजय और कहाँ आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक विजय आनंद जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुनंदा, क्या नहीं हो सकता माँ? सुनंदा जी को इस तरह से अपने आप से बोलते हुए देखकर इसका ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही कुछ याद आ गया था। अच्छा तू बता, आनंद इंडस्ट्रीज़ से फिर से कोई कॉल आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया माँ, 1-2 दिन और वेट कर लेती हूँ, उसके बाद कहीं और ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, वैसे 1-2 दिन वेट करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा तो एक काम करना, मैंने नाश्ता बनाकर रख दिया है, कर लेना, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी देर आराम कर लेने से ठीक हो जाएगा। उठिए माँ, आप आराम से लेटिए, मैं आपके सिर में तेल लगा देती हूँ, आराम मिल जाएगा। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा टेंशन मत लिया कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप हैं कि दिन रात ना जाने क्या सोचती रहती हैं। अच्छा आप चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कहकर इसका कमरे से बाहर निकल आई। ये तुम नहीं समझोगी बेटा कि कैसे तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हारे मामा जी हम दोनों का खर्च उठा रहे हैं, और इसके लिए भाभी से ना जाने उन्हें कितनी खरी खोटी सुननी पड़ती है। आखिर उनकी भी तो फैमिली है, लेकिन वे दादाजी से किए गए वादे को अब तक पूरा कर रहे हैं। जाते जाते दादाजी ने उनसे यही कहा था कि बेटा,
सुनंदा की ज़िंदगी मेरी वजह से बर्बाद हुई है, तुम इसका ख्याल रखना। इधर इसका से बात करने के बाद विनय आनंद का इंतज़ार कर रहे थे और सुबह से 5-6 कप चाय पी चुके थे। ठीक 9 बजे विनय आनंद तैयार होकर नीचे आकर अखबार पढ़ते हुए नाश्ता कर रहे थे। तभी विजय आनंद ने कहा, बेटा तो तुमने क्या सोचा उस लड़की के बारे में? लड़की? कौन सी लड़की पापा? अरे वही जिसका कल इंटरव्यू था। कल तो कई इंटरव्यू थे पापा, आप किस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी पता है कि कल कई इंटरव्यू थे, लेकिन मैं तुम्हारे पर्सनल सेक्रेटरी वाले इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई कैंडिडेट तो बहुत ही अच्छे हैं, ऐसा करते हैं कि शर्मा जी को ही रहने देते हैं। आखिर इतने सालों से वो काम जो कर रहे हैं हमारे यहाँ। हाँ, तो हम शर्मा जी को कहाँ निकाल रहे हैं, उन्हें हम प्रमोशन देकर कहीं और शिफ्ट देंगे, लेकिन हमें एक सेक्रेटरी की नियुक्ति तो करनी ही करनी है, कहकर विनय आनंद के जवाब की प्रतीक्षा करने लगे। अच्छा पापा, चलता हूँ, बाकी मेंबर से बात करके आपको बताता हूँ। वैसे आपकी क्या राय है? इसका इज़ बेस्ट। और ये बात मैं इसका की क्वालिफ़िकेशन देखकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें जो गुण है वो औरों से अलग है, कहकर विजय आनंद चुप हो गए। ठीक है पापा, मैं ऑफिस पहुंचकर आपको फ़ोन करता हूं, कहकर विनय आनंद बाहर निकल आए। ऑफिस पहुंचकर विनय आनंद इसका के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक मेंबर ने आकर उनका ध्यान ये कहते हुए भंग कर दिया कि क्या सोच रहे हैं मिस्टर विनय? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि कल सेक्रेटरी के लिए जो इंटरव्यू हुआ था उस बारे में आपकी क्या राय है मिस्टर विनोद? जी, वैसे तो मेरी नज़र में कई कैंडिडेट हैं, किंतु इसका इज़ बेस्ट। मिस्टर विनोद की राय जानने के बाद विनय आनंद ने 1-2 और मेंबर की राय ली तो सबने यही एडवाइस दी कि इसका इज़ बेस्ट। अब विनय आनंद के पास इसका को सिलेक्ट ना करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, इसलिए विनय आनंद ने अपनी कंपनी के सेक्रेटरी को इसका को फ़ोन करके सूचना देने के लिए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। इसका अपनी माँ सुनंदा जी के पास लेटी हुई बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके मोबाइल फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। पहले तो इसका ने इग्नोर कर दिया, लेकिन जब कॉल फिर दोबारा आई तो इसका ने कॉल रिसीव करके हेलो कहा। यस, पर आप कौन बोल रहे हैं? इसका ने प्रश्न किया। जी, मैं आनंद इंडस्ट्रीज से विनय आनंद जी का पर्सनल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, आपको एक मैसेज देना है। जी बताइए, कहकर इसका उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। मैम, आपको कल से आनंद इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन करनी है बतौर पर्सनल सेक्रेटरी विनय आनंद। वैसे आपको मेल कर दिया गया है, जो आपको कुछ घंटों में मिल जाएगा, किंतु सर का ऑर्डर था कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। सच, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद दूं। थैंक यू सो मच सर, कहकर इसका ने सेक्रेटरी को धन्यवाद दिया। वेलकम मैम। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप मेरी जगह ले रही हैं। तब तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं मैम, नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, हो सकता है मुझे कहीं और प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि आनंद इंडस्ट्रीज़ किसी के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करती। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सर बहुत पंक्चुअल हैं, उन्हें लेट लतीफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप ऑफिस टाइम से आ जाइएगा। मेनी थैंक्स सर कि आपने मुझे इतनी जानकारी दी, वरना यहाँ तो लोग थोड़ी थोड़ी बात पर एक दूसरे की टांग खींचने से बाज नहीं आते। मैम, ये गुण भी मैंने यहीं से सीखा है। खैर, बेस्ट ऑफ लक, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच सर, गुड बाय, कहकर इसका ने फ़ोन रख दिया। तब तक उसकी आवाज़ सुनकर सुनंदा जी भी जाग चुकी थी और इसका के फ़ोन रखते ही बोली, आनंद इंडस्ट्रीज से फ़ोन था? हाँ माँ। क्या कहा उन लोगों ने? कल मुझे ऑफिस बुलाया गया है माँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है क्योंकि मुझे विनय आनंद की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। किंतु इसमें डरने वाली कौन सी बात है? विनय आनंद आज की पीढ़ी के नवयुवक हैं और तुम भी आज के प्रगतिशील विचारों वाली नवयुवती हो। दोनों की सोच में कुछ तो समानता होगी ही। हाँ, सामंजस्य स्थापित करने में कुछ समय जरूर लग सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा, अपनी बारी में थोड़ी मृदुता लानी होगी। बस माँ, अब रहने भी दीजिए। आगे आप यही कहेंगे कि नफ़रत को प्यार से जीता जा सकता है, बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी हंस पड़ी और बोली, जब तू सब जानती है तो मुझे परेशान क्यों करती है? मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा काम करेगी। अच्छा रुक,
मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूँ, कहकर उठने को तैयार हुई तो इसका ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि अच्छा, अब आप चुपचाप यहीं बैठी रहिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लेकर आती हूँ। इसका की बात आज सुनंदा जी टाल ना सकी और चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रहीं। थोड़ी देर बाद इसका एक ट्रे में 2 गिलास पानी और 2 कटोरियों में कुछ लेकर आई और सुनंदा जी से बोली, देखिए माँ, मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है, अब जल्दी से उठकर बताइए कि कैसा बना है। क्या लाई है बेटा, देखूं तो सही, कहकर सुनंदा जी ने एक कटोरी उठा ली और उसको बहुत गौर से देखने लगी। थोड़ी देर तो उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या है, लेकिन इसका का दिल रखने के लिए उन्होंने पहले इसका का मुंह मीठा कराया, फिर अपने मुंह में एक चम्मच डालकर बोली, वाह क्या हलवा बनाया है बेटा, सच मज़ा आ गया खाकर। रहने भी दीजिए माँ, मुझे पता है अच्छा नहीं बना है, ऊपर से चीनी की जगह मैंने नमक डाल दिया है और आप है कि झूठी तारीफ किए जा रही हैं। कोई बात नहीं बेटा, तूने कोशिश तो की मेरे लिए, यही बहुत है, कहकर इसका को अपने सीने से लगा लिया। इसका भी थोड़ी देर तक एक छोटे बच्चे के समान अपनी माँ की गोद से चिपकी रही और जब सुनंदा जी सो गई तो उठकर बाहर आ गई और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर देखने लगी। अच्छा, ये वाला पहन लूँगी, सोवर और सिंपल लगेगा। कलर देखा है, इसका बिल्कुल उतर गया है। इसका ने मन ही मन अपने आप से कहा, अच्छा ये वाला पहन लूँगी, बिल्कुल मॉडर्न लगूँगी, जैसा कि आजकल काम पर जाने वाली लड़कियाँ पहनती हैं। पर इस ड्रेस की मैचिंग कोई सैंडल नहीं है मेरे पास और बगैर उसके पूरी ड्रेस ही ख़राब लगेगी, कहते हुए इसका ने वो ड्रेस भी दूसरी तरफ रख दी। थोड़ी ही देर में वहाँ कपड़ों का ढेर लग चुका था, लेकिन इसका की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगी। तभी उसके दिमाग में उसी क्षण आया कि एक बार माँ की अलमारी में देखती हूँ, शायद कुछ समझ में आ जाए। ये सोचकर इसका ने अपनी माँ की अलमारी अभी खोली ही थी कि तब तक सुनंदा जी आ गई और बोली, क्या ढूंढ रही हो बेटा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही देख रही थी कि शायद आपके पास कुछ यूनिक सा दिख जाए। मेरे पास और यूनिक, पागल तो नहीं हो गई है, तुझे तो पता ही है तेरे पापा के जाने के बाद मैंने ये सब पहनना छोड़ दिया था, अब तो मेरे पास सिर्फ साड़ियाँ ही मिलेंगी तुझे, कहकर सुनंदा जी चुप हो गई। तभी इसका ने एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी निकाली जिस पे गोल्डन कलर का बॉर्डर था और सुनंदा जी से बोली, माँ ये साड़ी कैसी रहेगी। अच्छा तो तू अब साड़ी पहनेगी, कहकर सुनंदा जी जोर से हंसती। आप हंस क्यों रही हैं माँ, मैं अब आपकी वो छोटी वाली गुड़िया नहीं रही जो आपकी उंगली पकड़कर चला करती थी। पता है कि तू कितनी बड़ी हो गई है, ठीक से चलना अभी आता नहीं है, फिर तू साड़ी बांध कर कैसे चलेगी, कहकर सुनंदा जी ने इसका की फिर एक चुटकी ली। माँ अब तो मैं साड़ी ही पहन कर जाऊँगी, लेकिन मुझे आप तैयार करेंगी, वैसे आपको तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। ठीक है बाबा, मैं कर दूँगी, लेकिन इसकी जगह तू कोई और साड़ी पहन ले। इस साड़ी में क्या खराबी है माँ। नहीं, खराबी तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो तो तुम पहन सकती हो। ओके माँ, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, कहकर इसका अपने रूम में चली गई और सुनंदा जी फिर से पुरानी स्मृतियों में। उन्हें याद आने लगा कि वो पल जब साड़ी की दुकान में डमी के ऊपर सजी इस साड़ी को सुनंदा को एकटक निहारते हुए देखकर अपने सेविंग के पैसों से विजय ने दिलवाई थी और कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में पहनने के लिए कही थी। लेकिन सुनंदा की ज़िंदगी में तब तक वो भूचाल आ गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी और फिर उसके बाद उस साड़ी को उसने वैसे ही सहज कर रख दिया। अगले दिन इसका को सुनंदा ने अपने हाथों से तैयार किया। ऊपर से वो नीली साड़ी इसका के ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी और इसका अपने आप को आईने में देखकर मुग्ध हो मन ही मन मुस्कुरा उठी थी। तभी सुनंदा जी ने कैब के आने की सूचना दी और इसका को जल्दी से नीचे उतरने के लिए कहा। आती हूँ माँ, कहकर इसका ने अपने आप को एक बार फिर से आईने में निहारा, पर्स और कुछ ज़रूरी कागजात उठाया और जल्दी से नीचे आ गई। तभी सुनंदा जी ने इसका को अक्षत और रोली का टीका लगाया तथा दही और गुड़ खिलाकर ऑफिस के लिए विदा किया। इसका को भेजते वक्त आज सुनंदा जी की आंखें फिर छलछला उठी थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे वो आज उसे अपने घर से विदा कर रही हूँ। तभी डोरबेल बजने की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। बालकनी से बाहर झांक कर देखा तो दूध वाला था। उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, लेकिन भावनाएं कहाँ नियंत्रित होती हैं इतनी जल्दी। एक बार उमड़ आती है तो अपने साथ साथ आंसुओं का ऐसा सैलाब लेकर आती है कि उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। इसका आज समय से पहले ही आनंद इंडस्ट्रीज़ पहुंच गई थी और विनय आनंद जी भी
आज बहुत जल्दी में थे, इसलिए बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल चुके थे। ठीक 10 बजे वो अपने केबिन में थे और आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी नई सेक्रेटरी के बारे में पूछा। तभी एक कर्मचारी ने आकर सूचना दी कि सर, इसका मैडम लगभग आधा घंटे से आपका वेट कर रही हैं। उन्हें अंदर भेज दूँ? हाँ भेज दो, कहकर विनय आनंद कुछ फाइलें देखने लगे। तभी थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और एक मधुर आवाज़ ने कहा, मे आई कम इन सर? यस कम इन। विनय आनंद ने जैसे ही कहा, इसका अंदर चली गई और थोड़ी देर तक खड़ी रही। विनय आनंद ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था। वो इसका को देखते ही रह गए। वैसे ही इसका आज बड़ी प्यारी लग रही थी। एक तो उसने साड़ी पहनी थी, फिर उसके ऊपर थोड़े से मेकअप से उसका रूप और खिल गया था, जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। फिर विनय आनंद भी तो एक आम इंसान ही थे जो उसके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हुए बिना ही नहीं रह सकते। तभी उनके पुराने सेक्रेटरी ने आकर दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा, मे आई कम इन सर? यस कमिंग, विनय आनंद ने कहा। तभी उनकी नज़र इसका पर पड़ी जो अभी तक खड़ी थी, जिसे देखते ही विनय आनंद ने कहा, इसका जी आप अभी तक खड़ी हैं, प्लीज़ बैठिए। थैंक यू सर, कहकर इसका बैठ गई। तो विनय आनंद ने अपने पुराने सेक्रेटरी से कहा कि मिस्टर रोहित, आप इसका मैम को काम समझा दीजिए। जी सर, कहकर रोहित इसका को काम समझाने लगा। थोड़ी ही देर में इसका ने अपने काम को बखूबी समझ लिया। तो रोहित ने विनय आनंद से कहा कि मैंने इसका जी को सारा काम समझा दिया है। उम्मीद है कि यह आपके साथ बहुत बेहतर काम करेंगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बेस्ट ऑफ लक। मिस्टर रोहित, कहाँ जा रहे हैं आप? आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को आप जैसे मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इसलिए आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। मैं? सर? हाँ मिस्टर रोहित, मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ। आज से आप इस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन के साथ काम करेंगे। पर सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। धीरे धीरे सब हो जाएगा मिस्टर रोहित, अब आप जा सकते हैं। जी सर, कहकर मिस्टर रोहित बाहर निकल गए। तो विनय आनंद इसका से मुखातिब होते हुए बोले, मिस इसका, आज आपका पहला दिन है, इसलिए काम को अच्छी तरह से समझकर कीजिएगा। ओके सर, कहकर इसका अपने काम में मशगूल हो गई। थोड़ी देर बाद विनय आनंद ने देखा तो इसका अपने काम में इतनी मशगूल हो गई थी कि उसकी 2 कप चाय रखे रखे ठंडी हो गई थी, लेकिन इसका ने उसे पिया नहीं था। तब मिस्टर विनय आनंद ने 2 कप कॉफ़ी मंगवाई। लगभग थोड़ी देर में एक चपरासी 2 कप कॉफ़ी लाकर दे गया। तो 1 कप कॉफ़ी विनय आनंद ने इसका की टेबल पर रखने के लिए कहा। चपरासी इस बार भी कॉफ़ी इसका की टेबल पर रखकर चला गया, किंतु इस बार भी जब इसका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो विनय आनंद ने कहा, इसका मैडम, पहले कॉफ़ी पी लीजिए फिर काम कीजिएगा। तो इसका ने कहा कि जी सर। आपने कुछ कहा? हाँ मैम, आप तो काम में इतनी मशगूल हैं कि आपको ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है। आपकी 2 चाय ठंडी हो गई है, अब कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है, तो मैंने कहा कि कॉफ़ी पी लीजिए। ऐसा भी काम क्या, काम तो होता रहेगा। जी सर, कहकर इसका डरते डरते कॉफ़ी का घूंट भरने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था, जिसे देखकर विनय आनंद ने कहा कि इसका जी घबराए नहीं, मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ और हम लोगों को साथ काम करना है। जी सर, कहकर इसका फिर अपना काम करने लगी। तभी विजय आनंद जी भी आ गए और विनय आनंद से बोले कि बेटा, कैसी लगी आपको हमारी नई सेक्रेटरी? अच्छी है पापा, अपने काम के प्रति इतनी वफादार है कि इन्हें तो भूख प्यास भी नहीं लगती है। ये देखिए, 2 चाय रखे रखे ठंडी हो गई और कॉफ़ी भी ठंडी हो जाती अगर मैं नहीं बताता तो। हो जाता है बेटा कभी कभी ऐसा। फिर आज तो इनका पहला दिन था, जो डर और घबराहट भी रही होगी। फिर वो इसका से बोले, वैसे बेटा, तुम्हें मेरे यहाँ रहते किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। जी सर, कहकर इसका फिर अपना काम करने लगी। इस समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट थी और विनय आनंद के चेहरे पर भी संतोष साफ साफ झलक रहा था, जिसे विजय आनंद ने पढ़ लिया था और पढ़कर मन ही मन खुश हो रहे थे। रात के करीब 11 बज चुके थे। इसका आज काफ़ी प्रसन्न लग रही थी। तभी सुनंदा जी भी आ गई और बोली, बेटा कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा माँ, और पता है आपको कि विनय आनंद जी भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो फिजूल में ही परेशान हो रही थी। आपने ठीक ही कहा था कि किसी को जाने बगैर हमें उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। चलो अच्छा है, मैं तो नाहा कि तुझे लेकर बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा गुजरा होगा तेरा दिन।
अच्छा चल अब जल्दी से सो जा, कल फिर ऑफिस जाना है, कहकर सुनंदा जी ने लाइट बंद कर दी। किंतु इसका की आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने अब भी तैर रहे थे, जब उसके पास अपना खुद का गाड़ी और बंगला होगा। ये सब सोचते सोचते इसका कब सो गई उसे जान ही नहीं पाई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर आंख खुली तो आज की सुबह उसे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बाद देखा तो पूरब से लालिमा बिखेरते हुए सूर्य देवता भी उदित हो गए थे, जिनको इसका अपनी खुली आंखों से प्रसन्न होकर निहार रही थी। थोड़ी देर बाद इसका अंदर आ गई, फ्रेश होकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तब तक सुनंदा जी भी आ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद इसका तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विनय आनंद भी ऑफिस आ चुके थे। उन्होंने नोटिस किया कि कल की अपेक्षा इसका आज काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है, तो उन्होंने भी मौका देकर इसका को फाइल लेकर अपने पास बुलाया। थोड़ी देर बाद इसका फाइल लेकर विनय आनंद के पास आ गई तो विनय आनंद ने जानबूझकर फाइल गिरा दी। इसका उठाने के लिए नीचे झुकी ही थी कि विनय आनंद खुद झुककर उठाने लगी, जिसे देखकर इसका पीछे हट गई। इसका को पीछे हटते देखकर विनय आनंद समझ चुके थे कि इसका बाकी लड़कियों से अलग है। फिर धीरे धीरे इसका के प्रति वो आकर्षित होते चले गए। फिर एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात इसका से कह दी कि इसका जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी की बात सुनकर इसका सहम गई। वो उस समय विनय आनंद की बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई और उठकर वहाँ से चली गई। इसका के जाने के बाद विनय आनंद सोच में पड़ गए कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ना जाने इसका जी क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फिर उनका भी किसी काम में मन नहीं लगा और वो भी घर चले गए। घर पहुंचकर विनय आनंद अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। किसी से कोई बात नहीं की और रात में खाने पर भी नहीं आए। विनय आनंद जब खाने पर नहीं आए तो विजय आनंद एवं रश्मि आनंद दोनों को बहुत चिंता हुई। फिर दोनों विनय आनंद के कमरे में गए और जाकर बोला, बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ माँ पापा, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था, कुछ बोलने बात करने का मन नहीं हो रहा था इसलिए नहीं आया। तो ऊपर खाना मंगवा दे रही हूँ बेटा, लेकिन कुछ तो थोड़ा खा ले। जब रश्मि आनंद ने कहा तो विनय आनंद ने कहा कि नहीं माँ, इस समय बिल्कुल भी मन नहीं है, अगर होता तो ज़रूर खा लेता। अच्छा ठीक है, आराम कर। कितनी बार कहा है कि ज़्यादा काम मत कर, कुछ अपने लिए भी समय निकाल, किंतु तू है कि सुनता ही नहीं है। अच्छा मैं दवा लेकर आती हूँ, खाकर चुपचाप सो जा, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, कहकर रश्मि आनंद नीचे दवा लेने चली गई और थोड़ी ही देर में दवा और थोड़ा खाना लेकर ऊपर आ गई। लेकिन विनय आनंद ने मुश्किल से मुंह में एक कौर डाला होगा और दवा खाकर मुंह ढककर सो गए। विनय आनंद को इस तरह से देखकर विजय आनंद समझ गए कि बात कुछ और है। फिर उन्होंने इसका को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने पर इसका का फ़ोन बंद था। इसके बाद उन्होंने ऑफिस के कर्मचारी से कुछ पूछा और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गए। इधर घर आकर इसका भी कुछ गुमसुम सी लग रही थी और थोड़ी देर बाद सर दर्द का बहाना बनाकर सो गई। सुनंदा जी ने आज से पहले इसका को कभी इस तरह से नहीं देखा था। वो समझ चुकी थी कि बात कुछ और है, इसलिए उस समय उन्होंने इसका को सोने दिया। रात के करीब 10 बजे जब सुनंदा जी इसका के लिए खाना लेकर आई तो इसका ने खाने से इनकार कर दिया, किंतु सुनंदा जी ने अपनी कसम देकर किसी तरह से इसका को खाना खिलाया। फिर समझाते हुए कहा कि आखिर बात क्या है बेटा, जो तुम इतनी परेशान हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं देख सकती, इसलिए जो भी बात है वो मुझे सच सच बताओ। अपनी माँ की बात सुनकर इसका ने कहा, माँ जो आनंद इंडस्ट्रीज़ के मालिक विनय आनंद जी हैं वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, पर आप तो जानती हैं कि मैंने इन सब चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मैं वहाँ से बिना कुछ कहे चली आई। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, बिल्कुल ठीक किया तुमने इसी, शादी विवाह के फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते, इसलिए तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अपनी माँ की बात सुनकर ठीक है माँ कहकर इसका अपने कमरे में चली गई और विनय आनंद के बारे में सोचने लगी। फिर वो मन ही मन कहने लगी कि आखिर क्या बुराई है विनय आनंद में, बस उम्र का थोड़ा सा फासला है, बाकी तो कोई बुराई नहीं नज़र आती है, दुनिया चाहे जो कहे। फिर वो सोचने लगी कि विनय आनंद इतने बड़े इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जबकि मैं तो एक बहुत ही साधारण फैमिली से हूँ। ज़रूर वो मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, इसलिए मुझे भी उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, किंतु उससे पहले मुझे माँ से बात करना चाहिए। यही सोचकर इसका अपने माँ से बोली,
माँ, विनय आनंद जी मुझसे उम्र में थोड़े बड़े ज़रूर हैं, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मुझे दिल से चाहते हैं, इसलिए मैं भी उन्हें अपनी प्रीति की डोर से बांधना चाहती हूँ। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी बोली, ठीक है बेटा, तू एक बार फिर से अच्छी तरह सोच ले, उसके बाद कोई फैसला करना। तब तक मैं तेरे मामा जी से बात करती हूँ। ठीक है माँ, कहकर इसका वहाँ से बालकनी की तरफ चली गई और विनय आनंद का नंबर मिलाकर उधर से जवाब की प्रतीक्षा करने लगी। विनय आनंद सो चुके थे, इसलिए विजय आनंद ने फ़ोन रिसीव कर लिया और उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। इसका ने 2-3 बार हेलो सर, आई लव यू टू कहा, लेकिन उधर से कोई उत्तर ना पाकर फ़ोन रख दिया। विजय आनंद इसका की आवाज़ पहचान चुके थे, इसलिए उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि ये इश्क का मामला है। फिर उन्होंने उसी क्षण इसका को अपने फ़ोन से फ़ोन मिलाया और बोले, इसका, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। पेरेंट्स सर? बस मेरी माँ है, मैं उनसे बात करके आपको बताती हूँ, कहकर इसका ने फ़ोन रख दिया और फिर अपनी माँ से बोली, माँ, विजय आनंद जी आपसे मिलना चाहते हैं। विजय आनंद जी, देखो बेटा, वे इतने बड़े आदमी हैं और हमारा घर जो तुम जानती ही हो, कहकर सुनंदा जी रुक गई तो इसका ने कहा, नहीं माँ, उन्हें आने दीजिए। अगर उन लोगों को मुझसे रिश्ता जोड़ना है तो उन्हें मुझे इसी रूप में अपनाना होगा। इसका की बात सुनकर सुनंदा जी ने कहा कि ठीक है, तू जैसा ठीक समझे, कहकर सुनंदा जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने लगी और इसका पास ही बाजार चली गई कुछ घर का सामान जरूरी लाने। थोड़ी देर बाद जब इसका घर का सामान लेकर वापस आई तो देखा कि सुनंदा जी घर का सारा काम निपटा चुकी थी। तभी डोरबेल बजी तो इसका ने उठकर दरवाज़ा खोला, देखा तो सामने विजय आनंद जी खड़े थे। इसका ने झुककर उनके पैर छू लिए। विजय आनंद जी ने भी इसका को खुश रहो का आशीर्वाद दिया। उसके बाद इसका उन्हें अपनी माँ से मिलवाते हुए बोली, सर, ये है मेरी माँ, बस यही मेरी दुनिया है। अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ, कहकर किचन में चली गई। इसका के जाने के बाद जब विजय आनंद जी का सुनंदा से आज इस तरह से सामना हुआ तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। आंखों के आगे आज फिर एक बार वही दृश्य घूम रहे थे जब सुनंदा जी के दादाजी ने कहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, जमीन की धूल को मैं अपनी बेटी के माथे पर नहीं सजा सकता। विजय आनंद जी को इस तरह से चुपचाप बैठे हुए देखकर सुनंदा जी ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं विजय जी? सुनंदा जी, यही कि अब मेरे बेटे की ज़िंदगी आपके हाथों में है। मैं नहीं चाहता कि एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाए। विजय आनंद जी की बात सुनकर सुनंदा जी ने कहा कि जी विजय जी, मेरी भी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है। इससे पहले कि मेरे घर वाले कुछ करें, मैं चाहती हूँ कि दोनों को प्रीति के मजबूत बंधन में बांध दिया जाए। आप जल्दी से जल्दी शादी की कोई डेट निकलवाइए। मैं भी अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द पूरे कर लेना चाहती हूँ। सुनंदा ये कह ही रही थी कि इतनी देर में इसका चाय नाश्ता लेकर आ गई तो विजय आनंद जी ने कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, इस खुशी में मुंह मीठा हो जाए। फिर एक मिठाई उठाकर उन्होंने इसका को खिला दी और बोले, अब जल्दी से तुम मेरे घर आ जाओ, फिर हम बाप बेटी मिलकर खूब बिजनेस मीटिंग करेंगे। विजय आनंद की बात सुनकर इसका शर्माकर अंदर चली गई। उसके बाद विजय आनंद जी भी उठकर जाने के लिए तैयार हो गए और सुनंदा जी से बोले, अच्छा, अब मैं भी चलता हूँ और जल्दी से शादी की कोई डेट निकलवाता हूँ। अगले दिन विजय आनंद जी ने सुनंदा जी को फ़ोन करके बता दिया कि आज से 2 दिन बाद शादी है। शादी मंदिर में कर देंगे और फिर धूमधाम से रिसेप्शन करेंगे। विजय आनंद जी की बात सुनकर सुनंदा जी भावुक हो गई और बोली कि आपने तो मेरी सब मुश्किल ही हल कर दी विजय जी। नहीं तो मैं ये सोचकर डर गई थी कि इतनी जल्दी मैं शादी की तैयारी कैसे कर पाऊँगी। मैंने कुछ नहीं किया सुनंदा जी, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा चलिए, अब ये सब छोड़िए और बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। जी विजय जी, और आप भी, कहकर सुनंदा जी ने फ़ोन रख दिया। आज सुनंदा जी के लिए एक एक पल बहुत भारी हो रहा था। वो इसका से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। एक वही तो थी उनका संबल जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सकती थी, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि इसका अच्छे घर में जा रही है जहाँ उसे किसी चीज़ का अभाव नहीं होगा। सुनंदा जी यही सब सोच रही थी कि तब तक शादी संपन्न हो गई। आशीर्वाद के लिए जब इसका उनके पैरों में झुकी तो उन्होंने उसे उठाकर गले से लगा लिया तो इसका सिसकते हुए बोली, अपना ख्याल रखना माँ। हाँ बेटा, तुम भी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, कहकर सुनंदा जी ने इसका को नम आंखों से विदा किया।
ईस्का की शादी अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद सुनंदा जी ने अपने सभी घर वालों और रिश्तेदारों को ये सूचना दे दी थी कि 2 दिन बाद ईस्का की शादी की रिसेप्शन पार्टी है। जल्दबाजी में शादी हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी में सुनंदा जी ने यही महसूस किया कि तब से लेकर आज के समय में कितना फ़र्क आ गया है। लोगों के विचारों में या पैसे का असर है, जो कि लोग आज से 25 साल पहले उसकी शादी के घोर विरोधी थे, आज ईस्का के भाग और ससुराल की प्रशंसा करते हुए नहीं थक रहे थे। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।